नमस्कार, स्वराज डिजिटल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। जो जीता वही सिकंदर होता है, उसी की पूछ परख होती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा अब भाजपा में भी दिखाई दे रहा है। जी हां, लोकसभा चुनाव निपटने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है और 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र, जहां पर भाजपा की गठबंधन की सरकार है, हरियाणा जहां पर भाजपा की सरकार है, और झारखंड जहां पर भाजपा विपक्ष में है। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा एक और राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें धारा 370 खत्म होने के बाद चुनाव नहीं हुआ था, तो यहाँ वहाँ भी चुनाव की तैयारियां ऐसा लग रहा है कि होने जा रही हैं। सवाल ये नहीं है कि इन राज्यों में चुनाव हो रहा है, सवाल यह है कि इन चुनाव के लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और वो जो चुनाव प्रभारी हैं वो बीजेपी की रणनीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र के चुनाव का है, जहां पर भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये दो वही नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कमाल किया था, और 2023 के विधानसभा चुनाव में जब ये चुनाव प्रभारी बन के आए थे तब सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके के हालात थे। लग रहा था कि कशमकश होगी, टक्कर होगी, लेकिन परिणाम बहुत उलट आए थे और भाजपा ने स्पष्ट बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर 163 सीटें लेकर सरकार बनाई थी। दूसरा नाम मध्य प्रदेश का है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कद्दावर मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान, उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ हेमंत विश्व शर्मा को लगाया गया। हम इन चुनाव प्रभारी और इसके पीछे भाजपा की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आखिर भाजपा ने इन नेताओं पर पुनः विश्वास क्यों जताया है, इस चर्चा में इसका विश्लेषण करेंगे स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, स्वराज डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त जलवा बिखेरने वाली टीम, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव दोनों केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, और मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव के पहले वो यहाँ प्रभारी बन के आए थे और क्या कमाल किया सभी जानते हैं। कांग्रेस जो लग रहा था कि टक्कर में होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और सिर्फ 66 सीटों पर ही उसको संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था। कमलनाथ जैसे नेता के ने इसको प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था। अब ये दोनों महाराष्ट्र में तैनात किए गए हैं। क्या इसके पीछे की रणनीति होगी और क्या इन दोनों नेताओं की खासियत है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश में परिस्थितियां थी वैसी परिस्थितियां महाराष्ट्र में भी हैं। मध्य प्रदेश में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डामाडोल स्थिति में, और कांग्रेस बैकअप में थी। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, बाकी जितने बड़े नेता थे सब एक हो गए थे, और ये लग रहा था कि बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। बीजेपी की तमाम जो चुनावी घोषणाएं थी, चाहे लाडली बहना हो या पैसे देना का उज्ज्वला का मामला हो, कांग्रेस पे काउंटर कर रही थी लगातार, और हावी होकर काउंटर कर रही थी। और ऐसे समय में हम लोग की लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो लीड कर रहे हैं हर वक्त की तरह, चुनाव की तरह 2008 की, 13 की, 18 की तरह वो ही करेंगे। लेकिन अचानक पैतरा बदलाव, बीजेपी ने सब कुछ चेंज कर दिया। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को लाया गया, उनकी जोड़ी ने नए सिरे से जमावट की, और इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि बीजेपी किस कदम तक आगे चली गई। और आखिर जब रिजल्ट आया तो बहुत लोगों का आश्चर्य था। वही महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी चूँकि इनकी एकजुट सरकार है शिंदे गुट के साथ, वो की तुलना में आज की तारीख में चूँकि लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं, लोग शिंदे का कोई जो उनका उद्धव ठाकरे का गुट वो बड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस भी है, एनसीपी भी, सब लोग। तो उस ये जोड़ी जो है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से प्लान करती है, भरोसा करती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस जोड़ी की मैंने जो देखी है अपने यहाँ में देखा होगा कि ये नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं में चली जाती है, और कार्यकर्ताओं को ये बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं, और कार्यकर्ताओं की सीधी हाईकमान से मुलाकात, बीच के सारे डोर बंद कर देते हैं ये लोग। बड़े नेता अपना काम करिए, कार्यकर्ता सीधे हमसे जुड़ के, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, सीधे बातचीत, और वो कार्यकर्ता को बूस्टअप देता है, वो गजब का होता है। और शायद वही जादू मध्य प्रदेश में हुआ, और वही जादू इस बार वो महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, इसलिए दोनों को प्रभारी बनाया गया है। लेकिन अजय जी, अगर आप देखें मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले जो हालात थे, एक थी शिवराज भाजपा, एक थी महाराज भाजपा, एक थी नाराज भाजपा, एक थी विष्णु की भाजपा। ये 4 भाजपा थी अलग अलग, और कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी।
ये 4 भाजपा को मैनेज कैसे किया होगा भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव ने। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये, दोनों ही नेता मीडिया के सामने नहीं आते थे। अगर आपने पूरे चुनाव कैंपेन के देखा होगा, बहुत सीमित अवसरों पर, जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी जो मीडिया के सामने, अन्यथा वो जो है मीडिया से दूरी बना के रखते थे। तो क्या ये एक प्लस पॉइंट होता है? और ये चारों भाजपा जो मैंने जिनका नाम लिया, महाराज, नाराज और शिवराज भाजपा और फिर विष्णु की भाजपा, कैसे सामंजस्य बिठाएगा? क्या वही लाइन जो आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता से डायरेक्ट संवाद में आ गए थे? वही बात मैंने आपसे कहा है कि इन दोनों की जो उनको टारगेटेड था, एक तो संघ की रणनीति जो बनती थी उस पर अमल करते थे, आरएसएस जो ज्ञान देता था, जो पॉलिसी तय करता था, उसको एक्जिक्यूट करते थे। उन्होंने बीजेपी को अलग कर दिया था, जहाँ महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बी डी शर्मा भाजपा, सबको अलग कर दिया। पार्टी ने रणनीति तय की है, अपना काम करिए। कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो हमारे निर्देश पे करेगी। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में ऐसे फैसले, जैसे बी डी शर्मा के नेतृत्व में हुआ तो पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी सारी होती है, लेकिन त्रिदेव जब कंसेप्ट आया वो उनके बाद आया था, पंच परमेश्वर कंसेप्ट उनके बाद आया था। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी बूथ स्तर पर 5 लड़कों को, युवाओं को, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता, उनको अश्विनी वैष्णव या भूपेंद्र यादव जो प्रभारी खुद बात कर रहे हैं, उनको कुछ काम नहीं है, आपको अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराना है, भाजपा का झंडा लगाना है और 5 चक्कर आपको दिन में 3 चक्कर 5 चक्कर अपने मतदान केंद्र के सभी घरों के सामने से भारत माता की जय बोलते निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको। गजब की रणनीति, वो पार्टी से अलग हुए। वही मुझे लग रहा है कि एक कार्यकर्ताओं में, देखिए जब पार्टी कोई बड़ी होती है, परिवार बड़ा होता है तो टसल होती है, बर्तन खटकते हैं। एक नई रणनीति बनाई गई उस परिवार के सदस्यों को कि हम सब एक हैं, हमारे नेतृत्व में आप आ गए, हम आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता को लगे कि उसके नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप में काम हो रहा है, और वही उन्होंने किया। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी सर्कमस्टांसेस ऐसे ही बन रहे हैं और इसलिए अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव को बनाया गया। दूसरी बात, दोनों के बाद जाति समीकरण बहुत अच्छे हैं। भूपेंद्र यादव ने, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मोहन यादव सीएम बनेंगे, लेकिन भूपेंद्र यादव ये कल्पना चुनाव के 6 महीने पहले कर चुके थे जी। और उसी रणनीति पर एक प्लानिंग करके, जो अमित शाह की प्लानिंग अक्सर होती है, उसको प्लानिंग करके आगे बढ़ना, ये उनका मनोभाव होता है और शायद इसीलिए दोनों को महाराष्ट्र में लगाया गया। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां लगभग जैसी रही हैं। 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं रहा था, तो वहाँ भी अच्छा नहीं रहा था। जोड़ तोड़ की जो सरकार जो है वहाँ भी है और यहाँ भी बनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ भी बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ भी हुए थे। तो ये जो है, वहाँ भी नाराज भाजपा है, फडणवीस भाजपा है, नारायण राणे भाजपा और भी भाजपा होंगी। तो ये इक्वेशन बीजेपी ने बहुत अच्छे से भांप ली कि जो मध्य प्रदेश में जो 4 भाजपा को मैनेज कर लें, वही नेता जाके दोबारा मैनेज करें। दूसरा, भूपेंद्र यादव का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, चाहे वो बिहार के प्रभारी रहे हों, चाहे राजस्थान के प्रभारी रहे हों, वो जहाँ भी प्रभार में रहे हैं, एक तो बहुत लो प्रोफाइल लीडर हैं, मतलब बहुत लाव लश्कर या वैसी। आपने भी कितनी बार बीजेपी कार्यालय गए, पता ही नहीं चलता था कि प्रदेश प्रभारी बैठे हुए हैं, सह प्रभारी बैठे हुए हैं, अपना काम कर साइलेंटली काम करते थे। पर महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ एक होने के बावजूद भी कमर्शियल कैपिटल है और वहाँ पर बाहर के राज्यों के बहुत बड़ा वोटर वर्ग भी है। उसको कैसे वो करेंगे? और कार्यकर्ताओं में जो निराशा इस चुनाव के बाद जो देखने को मिल रही है और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर पाएंगे दोनों नेता? दोनों नेताओं की अलग अलग वर्किंग है। जैसा आपने कहा कि भूपेंद्र यादव बड़े लो प्रोफाइल होकर के और जाति बिरादरी को सब साधते हुए काम करते हैं। अश्विनी वैष्णव थोड़ा सा हाई प्रोफाइल चले जाते हैं और ब्यूरोक्रेटिक भी है, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक है, हाई प्रोफाइल है, लग्जरियस स्टाइल में काम करते हैं। तो 2 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में, जब आप जो बात कर रहे हैं, अगर उनको बात करनी होगी तमाम कार्यकर्ताओं से, रिक्शा वालों से, पंचायत वालों से, जो बिहार और यूपी के लोग जो बम्बई में, महाराष्ट्र में हैं, जो तमाम छोटे काम करते हैं, उनको मोटिवेट करना है तो भूपेंद्र यादव। लेकिन जब बड़े घरानों को मोटिवेट करना, बड़े घरानों को बात करनी हो तो फिर अश्विनी वैष्णव जी। दोनों की वर्किंग अलग अलग है। दोनों की वर्किंग का एक सेंट्रल पॉइंट होता है अमित शाह। तो इनको जो रिपोर्ट बड़ी, इन दोनों के नेताओं की आपने बातचीत में देखा कि बड़े सहजता से बात करते हैं, वही भाव कार्यकर्ता सोचते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसको सही मतलब भाप पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ध्यान होगा एक चीज और है इन दोनों प्रभारियों की, क्योंकि मीडिया से बोलते नहीं हैं और कहीं अगर कहीं भाषण भी होता है तो शब्दों का जो है बहुत ख्याल रखते हैं। आपको ध्यान होगा मुरलीधर राव
मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी बने, कभी बनिया बोल दिया, कभी ब्राह्मणों के लिए कुछ बोल दिया। तो ये जो है इन सब चीज़ें जो डैमेज चुनाव के समय में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये मृदुभाषी तो हैं ही, वाणी पर भी बहुत संयम है? असल में रणनीतिक कौशल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटेजिकल इलेक्शन हो या पार्टी हो, पार्टी में सही लोग असल में उनकी मंत्री बन गए हैं, जरूर सरकार बन गई है, लेकिन ये विशेषकर भूपेंद्र यादव जी संगठनात्मक व्यक्ति हैं। अगर आज ये बीजेपी में नहीं होते, आरएसएस में होते, काम कर रहे होते, मुझे लग रहा है कहीं संगठन महामंत्री वगैरह बन के बैठे होते। पर चूंकि इनका रणनीति का काम करने का स्टाइल वही है और अश्विनी वैष्णव का बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल रहता है। तो दोनों के सामंजस्य के, सामान्य व्यक्ति की बात, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल की बात, लग्जरियस स्टाइल और एक सामान्य कार्यकर्ता स्टाइल, दोनों को जोड़ के, और दोनों की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बात लीक नहीं होती, आप उनके चेहरे से बहुत मार्के वाली बात की बात लीक भी नहीं होती। इनके द्वारा कही गई बात या इनके द्वारा दिए गए निर्देश बहुत बाद में पता चलते हैं, संभवतः परिणाम भी आ जाता है, उसके बाद पता चलता है अच्छा ये बात वहाँ से निकल के, निर्देश वहाँ से आए थे। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की जोड़ी जो मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कमाल कर चुकी है, वो अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, वहां पर कमाल करने के लिए तैनात की गई है। एक और जो है, चूंकि ये चर्चा बिना उन प्रभारियों के जो है अधूरी रहेगी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और उनके साथ सह प्रभारी हैं हेमंत बिश्व शर्मा। दोनों ही अलग टोन के नेता हैं, एक हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, एक सॉफ्ट हिंदुत्व किसान गरीब की बात करते हैं। तो ये दोनों का सामंजस्य, वो भी झारखंड जैसे राज्य में, क्या लगता है? झारखंड में बड़ा विषय मतंत्र बहुत दिन से चल रहा है जी। आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा है और आदिवासियों को मिशनरीज जो हैं कन्वर्ट कर रही है, ये आरोप बीजेपी का, आरएसएस का बहुत दिनों से चल रहा है और इसलिए वहाँ आरएसएस बहुत दिन से काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि हेमंत बिश्व शर्मा मूलतः कांग्रेसी, लेकिन उनसे ज़्यादा हार्ड हिंदुत्व वाला बीजेपी में कोई नहीं है, गजब आदमी करता है। और शिवराज सिंह चौहान को ही बात आती है कि सहज आदमी, सहर आदमी, आदिवासी से बात कर लेंगे, किसान से बात कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है बीजेपी का वहाँ पे ट्रैक जो है ना, ये प्लान करने का है कि जो शिबू सोरेन की पूरी फैमिली जो बगड़ी बिखरी हुई है, सोरेन फैमिली के वोटों को काट करके या तो सोरेन फैमिली को अपने साथ लाया जाए ताकि वो साथ में काम करे, या सोरेन फैमिली का जो वोट बैंक है उसको कैसे तोड़ा जाए, ये उस पर काम करेंगे। दूसरा, हिंदुत्व वोटा, क्योंकि झारखंड में ही हिंदुओं का एक तीर्थंक देवघर पड़ता है, बाबा बैजनाथ जो हैं, उसको टारगेट किया जाएगा। अब देखिएगा, इसके अलावा जो वहाँ तमाम माइनिंग्स को मुद्दा है, माइनिंग में ऐसे लोगों को नुकसान होता है जो लोग बड़े कम मजदूर के होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए शिवराज सिंह चौहान को लाया गया है कि शिवराज सिंह चौहान खेती की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, लेकिन बिश्व शर्मा जो है हिंदुत्व की बात करेंगे। और दोनों को जोड़ करके ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि झारखंड का डेवलपमेंट, इतना माइनिंग होने के बावजूद, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जमशेदपुर टाटा का मुख्यालय वहाँ पर है, इतना सब कुछ होने के बावजूद डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईसाई मजलिस यहाँ पे काम कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ये घड़ी चल गया तो बीजेपी का वोट बैंक अपने आप मजबूत हो जाएगा और बड़ी रणनीति के साथ ये लोग वहाँ पर उतरे हैं मैदान में। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान पे केंद्रीय हाईकमान भाजपा का और प्रधानमंत्री विश्वास जता रहे हैं, उसी का एक परिणाम और दिखाई दे रहा है कि उन्हें झारखंड जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया गया। एक हरियाणा की बात, और हाँ, वो विप्ल देव जो है, एक हरियाणा की बात और कर लें। हरियाणा धर्मेंद्र प्रधान और विप्ल देव जो है प्रभारी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान वही नेता हैं जो मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। तो परिणाम सबको मालूम है कि वो उस तरीके से जो है परिणाम देने में सफल नहीं हुए थे। लेकिन अब हरियाणा जैसे राज्य में, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए हो गया है कि वहाँ पर हरियाणा में जहाँ क्लीन स्वीप भाजपा करती थी लोकसभा चुनाव में, वहाँ आधी सीटों पर बढ़ गई है। 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें बीजेपी पर। इससे भी महत्वपूर्ण है कि किसान आंदोलन का पूरा असर हरियाणा पंजाब वाले बेल्ट में ही है। वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ विप्ल देव, क्या लगता है करिश्मा कर पाएंगे? मुझे लग रहा है कि हरियाणा में बदलाव होगा, चुनाव आते आते एक आधा और जोड़ा जाएगा। फिलहाल एक ऐसी भूमिका, धर्मेंद्र प्रधान भी आपने देखा कि वो पॉलिटिशियन भले कैसे भी हों, लेकिन है बहुत सहज आदमी। आप मतलब राह चलता व्यक्ति भी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री
इतने बड़े ओहदे पर रहने वाला व्यक्ति, आम आदमी उनको पकड़ सकता है। और विप्लव देव तो फिर भाजपा का एक ऐसा कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता बहुत लिमिटेड है भाजपा के पास, चाहे वो मध्य में बी.डी. शर्मा जी हों या विप्लव देव हों, ऐसे बड़े बड़े चुनिंदा कार्यकर्ता हैं। सही बात है। जो सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के बावजूद ना कोई घमंड आता है, ना कोई उनके पास कोई गर्व होता है। उनको जो भूमिका दी जाए उस भूमिका को बेहतर परफॉर्म करते हैं। आप देखिए, आप मध्य में बी.डी. शर्मा विद्यार्थी परिषद में थे, बेहतर काम किया, नेहरू युवा केंद्र में चले गए, वहाँ काम करने लगे। सरकार में रह करके उन्होंने लाठियाँ खाई और आगे जब भाजपा के अध्यक्ष बन गए तो समझ में नहीं आया कि ये आदमी ऐसे कैसे जादू कर सकता है। वही विप्लव देव का है। एक आपको याद होगा कि गणेश सिंह सांसद थे, पार्टी में उनकी तरफ से जो एक सहायक मिलता है, विप्लव देव वो काम करते थे, कभी महसूस नहीं हुआ। वो त्रिपुरा भाजपा के अध्यक्ष बन गए, फिर वो सीएम बन गए, वापस वो सांसद बन गए, वापस सामान्य भूमिका में आ गए, उनके चेहरे पे सिकन नहीं आती। तो मुझे लग रहा है कि इस समय हरियाणा में जो स्थिति बन रही है पॉलिटिकल, उसमें समाज का ऐसा व्यक्ति जो सब झेल जाए, लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा, लोगों का तानाशाही, लोगों के कमेंट, वो सब झेल जाए, इसलिए ऐसा व्यक्ति रखा गया। और धर्मेंद्र प्रधान निश्चित रूप से, कि धर्मेंद्र प्रधान जब वित्तीय व्यवस्थाएं करनी होती हैं तो एक आदमी चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक। वो कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान टाइप के लोग, बिल्कुल ठीक, जो प्रमोद महाजन जी की कई बार कमी अखड़ती है बीजेपी को, वो ऐसे लोग चाहिए पड़ते हैं। मुझे लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान वो भूमिका में आएंगे। एक पार्टी के लिए फंडिंग की व्यवस्था, पार्टी के लिए बड़े लोगों को जोड़ने की व्यवस्था, क्योंकि हरियाणा भी इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा स्टेट है, वो काम नहीं, लेकिन जनता से जुड़ा और कार्यकर्ताओं का जुड़ा वो विप्लव देव के पास रहेगा। बीच में मुझे लग रहा है कि हरियाणा में एक आध व्यक्ति और लगाया जाएगा जो, हाँ अभी तो चुनाव में समय है, कुछ भी हो सकता है। एक चर्चा और करना बहुत जरूरी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कश्मीर से केरल तक भारत एक है। ये मुझे लगता है कि इस चुनाव प्रभारी मैं देख रहा हूँ वी किशन रेड्डी साउथ से आते हैं और नॉर्थ के मुकुट पर जो है वो चुनाव प्रभार देखेंगे। जम्मू कश्मीर भाषा अलग, पहनावा अलग, सब कुछ अलग, और कहाँ साउथ के नेता, लेकिन बीजेपी ने उनको वहाँ प्रभार दिया। हालांकि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा वहाँ किशन रेड्डी है, तो क्या किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर में भी कुछ कर पाएंगे? स्वाभाविक रूप से किशन रेड्डी की वर्किंग बहुत शानदार है। व्यक्ति की आप समझिए कि सुबह से उठना देर रात तक पब्लिक के साथ, और वो करना जो पब्लिक चाहती है, वो करना जो कार्यकर्ता चाहता है, और उसमें हिंदुत्व का जो तमगा रहता है इनका धीरे से लगा देना। कभी मैंने विप्लव, आप जब भी देखिए इनकी जो आदत है किशन रेड्डी की, ये काम कभी अपने मन से नहीं करते, जो आप चाह रहे हो थोपते नहीं हैं। और जम्मू कश्मीर में आज जो हालात है बीजेपी का, उसमें यही कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी दादागिरी दिखाए, थोप ल जाए, सहमति बना के काम, आम सहमति, सर्वसहमति के साथ काम होगा। और मुझे लग रहा है इसीलिए किशन रेड्डी को फिलहाल लाया गया है, क्योंकि मनोज सिन्हा वहाँ डिप्टी गवर्नर है, मनोज सिन्हा वैसे भी कोऑपरेटिव पर्सन है। और ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनको चुनाव की तरफ झोंकना, और ये बताना कि जब मैं साउथ में जहाँ बीजेपी कोई वजूद नहीं है वहाँ से मैं आ सकता हूँ, ये बीजेपी की सोच है। तो यहाँ तो बीजेपी का वजूद है, बहुत काम किया है, बीजेपी कर सकते हैं, और यही रणनीति आगे चल के बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी। बिल्कुल ठीक। तो आपने समझा किस तरीके से चुनाव प्रभारी बीजेपी ने जो घोषित किए हैं उसके पीछे के क्या कारण हैं, किसकी क्या खासियत है, कौन कितना असरदार है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया गया है, और मध्य प्रदेश में ही 2 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो प्रभारी रहे वो महाराष्ट्र में चुनाव करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो विनिंग फैक्टर जो भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का जो बना है, क्या ये विनिंग फैक्टर महाराष्ट्र जैसे टफ टास्क को भी क्लियर कर पाता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।